नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में। मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष क्वेश्चन एक और कॉन्सेप्ट अनेक के चौथे भाग में, यानी कि ऐसा चौथा क्वेश्चन आप सभी के लिए है जिसके अंतर्गत उसके विभिन्न कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर एक प्रश्न के साथ में प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अगर आप सभी ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिए और हमारी क्लासेस के टाइमिंग को नोट कर लीजिए, जो आप सभी के लिए ऐप पे भी बिल्कुल फ्री जो क्लास है आपकी रात को 9 बजे होती है और जिसे आप रिकॉर्डेड भी जा करके देख सकते हैं। ऐप पे विजिट कीजिए और इम्पॉर्टेंट क्लासेस जो आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट प्लस आपके क्वेश्चंस की क्लासेस है उनका आप सभी जो है लाभ उठाइए। आपकी प्रिपरेशन की में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी यूट्यूब की क्लासेस का टाइमिंग रेगुलर 7:30 बजे होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट अनेक का चौथा भाग, यानी कि चौथा प्रश्न, जो आप सभी के 50 प्रश्नों के बराबर जो है वो क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर करा रहा है। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आप सभी को इंतजार है, उससे पूर्व अगर आपने अभी तक टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम के ग्रुप को, ताकि आपकी जो भी कक्षा परीक्षा संबंधी आपकी सूचनाएं हैं वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर मिलती रहती है। आज का क्वेश्चन आप सभी के समक्ष ये कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब आप कहेंगे मैम इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, जब हम एक प्रश्न करते हैं, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की तो उस दौरान आपको उससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर भी अपनी नजर दौड़ा लेनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में हम सबसे पहले जो है वो बात करेंगे राजभाषा से संबंधित। तो यानी कि जब हम बात करते हैं आपके राजभाषा से, तो राजभाषा यानी कि हिंदी, और हिंदी की संवैधानिक स्थिति जो है वो हमारे सामने आती है। क्योंकि जब राजभाषा की बात की जाती है तो राजभाषा संविधान के अनुरूप, तो संवैधानिक स्थिति की बात आती है। और हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। महात्मा गांधी ने जन आंदोलन के साथ साथ हिंदी से संपर्क साधा था और संपूर्ण भारत में दूर दराज के इलाकों तक जो है वो हिंदी पहुंच गई थी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने इसको राष्ट्रभाषा के स्वरूप में मान लिया था। लेकिन क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुभाषाविद है, तो इस स्वरूप में स्वतंत्रता संग्राम के प्राप्त होते ही जो संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष जो है स्वतंत्र देश की एक राजभाषा का निर्णय आया। तो राष्ट्रभाषा से कि भाई राष्ट्रभाषा का मतलब होता है राष्ट्र की भाषाएं। तो ये कहा गया अगर हिंदी को केवल राष्ट्रभाषा कहा जाएगा तो अन्य भाषाएं क्या राष्ट्र विरोधी रहेंगी। तो इसलिए हिंदी को आपके राजभाषा का जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है। अब संवैधानिक स्थिति की जब हम बात करते हैं तो हमारे समक्ष आता है आपका भाग 17, और भाग 17 में अनुच्छेद आते हैं और उन अनुच्छेदों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 343 से लेकर के 351 तक का जो अनुच्छेद है वो आपका भाषा से संबंधित है। यानी कि राजभाषा से संबंधित जो विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं, राजभाषा संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं वो किसके अंतर्गत दिए गए हैं, वो आपके 343 से 351 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर इस प्रश्न को अगर बदलकर पूछा जाए कि राजभाषा आयोग का गठन जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, तो आपको इन अनुच्छेदों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो संविधान की अगर हम बात करें तो जब राजभाषा का निर्णय लिया जा रहा था तो 3 दिन की लंबी बहस चली थी। पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, और फिर उसके बाद में जो है वो पूरा संविधान का जो स्वरूप हमारे समक्ष आया तो 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 2-2.5 वर्ष की जो बैठक आपके स्वरूप में आई थी, 3 दिवसीय बैठक थी। 2-2.5 वर्षों के बाद में 9 दिसंबर 1946 के बाद में 14 सितंबर 1949 को जो है वो ये निर्णय होता है कि भाई स्वतंत्र भारत में संविधान में हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा के पद पर स्थान दिया जाता है। इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे 343 की। तो 343 जो है उसके अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है कि हिंदी जो है
हमारी राजभाषा होगी, लिपि उसकी देवनागरी होगी। ठीक है। तीसरा जो है अंकों का रूप जो है वो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा। अंकों का रूप क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, यानी कि संघ के जो भी सरकारी कार्य होंगे वो भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप का स्वरूप जो है वो इसके अंतर्गत चलता रहेगा। प्रारंभ में ये था कि 15 साल तक जो है वो अंग्रेजी भाषा जो है इसके साथ रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद में जो विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के स्वरूप में ये जारी रखी जाएगी। अब अगर आपकी जो राजभाषा आयोग का मैंने आपको प्रश्न पूछा है तो 344 में ये दिया गया है राजभाषा आयोग का गठन। राजभाषा आयोग का जो गठन है उसका संविधान के स्वरूप में कि संविधान के प्रारंभ से 5 से 10 वर्षों की जो समाप्ति पर राष्ट्रपति हिंदी के विकास और उसके प्रयोग की स्थिति का जो जायजा लेते हैं और उसके निश्चित आयोग का गठन करेंगे। ये बात जो है 344 के अंतर्गत कही गई और जिसमें 30 सदस्यों की संसदीय समिति का वर्णन इसके अंतर्गत आता है, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य जो है वो इसमें आते हैं और राष्ट्रपति जो है वो इसके स्वरूप में आदेश जारी करता है। 345 की अगर हम बात करें तो इसमें राज्य की भाषाएं, राज्य की जो भाषाएं हैं उनका वर्णन 345 के अंतर्गत मिलता है, यानी कि जो भी स्थानीय भाषाएं देखेंगे वो इसके अंतर्गत आपकी आ जाएंगी। ठीक है। स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के स्वरूप में या उनके हिंदी के अंतर्गत अंगीकार करने का जो स्वरूप है वो इसके अंतर्गत आता है। तो सरकारी प्रयोजनों और अंग्रेजी भाषा का स्वरूप जो पूर्ववत रखा जाएगा वो भी इसी में बताया गया था। ठीक है। उसके बाद में 346 जो आता है उसमें संघ और राज्य, 346 में संघ और राज्य के संपर्क के लिए जो आपकी भाषा का प्रयोग जो है वो होगा, तो शासकीय प्रयोजनों के लिए उस वक्त जो भी प्रयोजन आपका दिया जाता है, राज्य और संघ का जो स्वरूप आपका इसके अंतर्गत आता है कि राज्य और संघ की जो संपर्क भाषा है वो हिंदी ही रहेगी और आपसी जो पत्राचार वगैरह में भी वो हिंदी का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा स्थानीय भाषा का भी स्वरूप इसमें आ जाता है। तो प्राधिकृत भाषा का स्वरूप 1900 इसके तो संचार, ठीक है, संपर्क के लिए या संचार का जो स्वरूप है संघ और राज्य के बीच में उसका वर्णन 346 में। 347 के अंतर्गत आप देखेंगे तो द्वितीयक राज्य भाषा, द्वितीयक राजभाषा, इसका प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। तो किसी भी राज्य में जन समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो शासकीय मान्यता उसे प्रदान करने की जो मांग करते हैं, ठीक है, तो वो मांग इस अनुच्छेद के तहत की जाती है। राष्ट्रपति जो है वो उस भाषा को एक शासकीय प्रयोजन के लिए मान्यता देने के लिए राष्ट्रपति तक जो है वो मांग पहले राज्य के स्वरूप में और राज्य जो है वो राष्ट्रपति तक या संघ तक, केंद्र तक पहुंचाता है। तो राज्यों में द्वितीय भाषा या द्वितीयक भाषा, राज्यों में द्वितीयक भाषा या द्वितीय भाषा एक ही बात के स्वरूप के अंतर्गत जो है वो आता है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज जो है अपने राज्य की जो भाषा है उसके स्वरूप में उसको मान्यता दिलाने के लिए आपका आ जाता है कि फर्स्ट तो आपकी हिंदी है तो सेकंड ये हो गई, ठीक है, या अपनी राज्य है तो सेकंड लैंग्वेज कौन सी है तो उस स्वरूप में आ जाती है। 348 में जो वर्णन आपको मिलता है, 348 में आता है आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उनसे जुड़े हुए जो अधिनियमों की भाषा है वो सारा का सारा जो स्वरूप है, निर्णय है, आज्ञप्ति है, आदेश है, उन सब का कि इसमें जो भी विधियां वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेंगी, साथ साथ चलेंगी। और इसमें अंग्रेजी वाला जो है वो क्योंकि टाइपिंग वगैरह का उस समय पर इतना टंकन नहीं था तो उसको सही माना जाएगा। ये वर्णन जो है 348 में आता है। उसके बाद आप देखेंगे 349 के अंतर्गत, 349 में भाषा संबंधी जो संशोधन है, कुछ विधियां, ठीक है, भाषा संबंधी जो भी संशोधन या लॉ या विधि जो है, के कानून जो है वो आपके 349 के अंतर्गत आते हैं।
350 में जब आप देखेंगे 350 जो है वो व्यथा निवारण जो संघ की राजभाषा है, तो व्यथा निवारण के स्वरूप में कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी व्यथा अपनी परेशानी के निवारण के लिए संघ या राज्य किसी भी पदाधिकारी को राजभाषा में अभिवेदन या जो अभ्यादन है वो कर सकता है। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत जो है आपका अल्पसंख्यकों का जो वर्णन दिया गया है, अल्पसंख्यकों की जो भाषा, तो यानी वो अपनी उस प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा वगैरह है वो सब आपका इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अपनी परेशानी अपनी मातृभाषा में भी वर्णित वो कर सकता है, विशेष पदाधिकारी जो है उसे आगे पहुंचा देते हैं। ठीक है, 351 में जो दिया गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के दिशा निर्देश दिए गए, दिशा निर्देश जो है वो इसके अंतर्गत आपके दिए गए हैं, जो इसमें स्वरूप होते हैं। उसके अलावा भी दो चीजें आपको मिलेंगी, वो है एक तो है 120 और एक है आपका 210। ठीक है, 120 जो अनुच्छेद है उसमें संसद में प्रयोग होने वाली जो भाषा के स्वरूप में वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो संसद में प्रयोग होने वाली उसी स्वरूप में आपको जो 8वीं अनुसूची का वर्णन मिलता है वो भी इसी के तहत आपका आता है। और जो आपका 210 है उसके अंतर्गत आपको विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का वर्णन मिलता है। तो ये सारे अनुच्छेद जो हैं वो आप सभी के यहाँ से 50 प्रश्न जो हैं आपके बन सकते हैं इसके स्वरूप को जब आप ध्यान में रखते हैं। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे समक्ष अपने प्रश्न की ओर वापस चलते हैं, तो आपके समक्ष राजभाषा का प्रथम जो आपका अध्यक्ष थे वो थे आपके बीजी खैर, यानी कि जिनका नाम था बाल गंगाधर। ठीक है, पंत के स्वरूप में ये आते थे और 1955 में जो है इसका गठन हुआ, आपके 7 जून 1955 को इसका गठन होता है। और राष्ट्रपति की अध्यक्षता में उनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा, अगर आप बात करें काका कालेलकर की, तो ये नागरी लिपि कालेलकर की, तो ये नागरी लिपि जो थी, नागरी लिपि के अध्यक्ष समिति जो थी, नागरी लिपि समिति के अध्यक्ष थे, नागरी लिपि समिति अध्यक्ष के स्वरूप में आते हैं। और जब हम पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करते हैं तो राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रतिष्ठित कराने में इनका योगदान रहा, हिंदी को प्रतिष्ठित करने में इनका योगदान जो है वो रहा, जो इस स्वरूप में आते हैं। गोविंद वल्लभ पंत जो है, ठीक है, तो ये राजभाषा आयोग में सिफारिशें, आयोग में जो इन्होंने हिंदी के विकास के लिए जो सिफारिश वगैरह प्रदान की थी तो उसके लिए आते हैं। ठीक है, जो सिफारिशें वगैरह प्रदान की गई थी या सिफारिशों को लागू करने के लिए जो एक संसदीय समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष, संसदीय समिति एक बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष के स्वरूप में आते हैं आपके गोविंद वल्लभ पंत। तो ये आपका आज का एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया है, जिसके माध्यम से आप सभी ने जाना कि किस तरीके से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में जब मूल रूप से जब ये अनुसूची हमारे सामने आई थी तो उसमें मात्र 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का स्वरूप था और आज के समय में 22 भाषाएं हो रखी हैं। तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, ठीक है, 16वीं कौन सी जोड़ी गई, 17वीं कौन सी जोड़ी गई, 18वीं, ठीक है, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, ठीक है, किस संविधान के साथ में कौन सी जो है वो जोड़ी गई। ठीक है, अगर आप सभी ये बात जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 15वीं कौन सी जोड़ी गई, ठीक है, 16वीं कौन सी आती है, 17वीं, 18वीं, ठीक है, 16, 17 जैसे अगर एक साथ जोड़ी गई तो 18, 19, 20, 21 या 19, 20, 21, 22 चारों जो जोड़ी गई एक साथ तो वो कौन सी थी। तो इससे क्या होगा, आप सभी का जो रिवीजन है वो होती रहेगी, क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में आज का ये होमवर्क क्वेश्चन आप सभी को मैं यहाँ पर दे रही हूँ, जो आप सभी को बताना है कि
जो 15वीं भाषा थी, 15वीं भाषा 8वीं अनुसूची में कौन सी जोड़ी गई? इस होमवर्क क्वेश्चन को आप सभी को आंसर करना है वीडियो समाप्ति के बाद में कमेंट सेक्शन में। और भाषा से जुड़े हुए और किस तरह की जो आप सभी को क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उससे संबंधित आप सभी की उस क्वेरी को, डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ आपका जो पेड सेशन है तो उसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप 08045888812 पर कनेक्ट कर सकते हैं। आपका हिंदी का पेड सेशन जो है वो शाम को 5 बजे होता है, और जिसमें आपको क्लास नोट्स हैं, स्टडी नोट्स हैं, बाकायदा आप सभी को मॉक टेस्ट हैं, PYQs हैं, टेस्ट सीरीज है, सभी चीजें कंटिन्यूस अवेलेबल होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आपको धन्यवाद देती हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।